ओके नाउ हमारा जो नेक्स्ट है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि दीज आर द एटम मॉलिक्यूल्स आयन कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है ना। अभी इसको थोड़ा समझते हैं हम, ठीक है। जैसे कि देखिए ऑक्सीजन 2 - F हो गया, नियोन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, दीज आर दी एटम मॉलिक्यूल आयन कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम होंगे, ठीक है। उसी तरीके से आगे भी देखते हैं हम कि व्हेन ए हीलियम एटम लूज 2 इलेक्ट्रॉन इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज। हीलियम आयन 2 है और ये दो दो इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसने लूज़ किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसमें 2 पॉजिटिव आयन आ गया। मतलब 2 पॉजिटिव आयन मतलब क्या है कि इसके पास दो दो पॉजिटिव आयन है, मतलब ये किसी को दे सकता है, ठीक है। ओके ओके अब आगे है दिस डबली पॉजिटिव चार्ज H++ इज कॉल्ड अल्फ़ा। अल्फ़ा पार्टिकल, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल। थॉमसन मॉडल हम चेक कर ले, एक बार देखते हैं क्या होता है। थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम। तो अकॉर्डिंग टू द जे थॉमसन एन एटम इज ट्रीटेड एज ए स्फीयर। मतलब क्या होता है कि जो एटम होता है कि स्फीयर है, एक क्या गोला बोलते हैं ना, स्फीयर स्फीयर है ऑफ द, जिसका रेडियस है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है, जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो इम्बेडेड है, मतलब कि एक इस तरह की स्फीयर है, ठीक है। और ये पूरा जो जो स्फीयर आपको दिख रहा है ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। और जो इलेक्ट्रॉन है उसमें वो ऐसे इसमें इम्बेडेड है। जैसे कि मान लो कि हमारा जो मस्क वाटरमेलन होता है, तरबूज, उसके अंदर सीड जैसे इम्बेडेड होते हैं। तो वो जो सीड होते हैं हमारे ब्लैक कलर के, उसको आप मतलब निगेटिवली चार्ज आप मान सकते हो। तो इस तरीके से उसने बताया है कि ऐसा कुछ एटम होता है, ठीक है। आगे रदरफोर्ड देखते हैं कि रदरफोर्ड ने एटम को कैसा बताया। तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स रदरफोर्ड प्रपोज ए मॉडल ऑफ एटम विच इज़ नोन एज द न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसके मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है वो, ठीक है। एन एटम कंसिस्ट ऑफ हैवी पॉजिटिवली चार्ज। ये क्या होते हैं, बहुत पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उन्होंने बताया, ठीक है। चार्ज न्यूक्लियस वेयर ऑल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कलेक्टिवली कॉल्ड, उसको न्यूक्लियस, मतलब एक न्यूक्लियस है हमारे पास जिसके अंदर की प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट होल मास ऑफ द एटम इज कंट्रीब्यूटेड बाय देयर, मतलब इस पूरे जो हमारा एटम है इसका मास क्या है, इस न्यूक्लियस जो इसका सेंटर है उस पर इसका लाई करता है, ठीक है। तो आगे इसने बताया सेकंड नंबर का देखते हैं कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, ये सब एग्जाम में पूछते हैं कि एटम का रेडियस बताया, तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। और लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कभी कभी क्या होता है में पूछ लेता है, तो उसको आपको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। या फिर मीटर में पूछ लेगा तो 10⁻3 से उसको आप मल्टीप्लाई कर देना। तो उस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो रेडियस ऑफ द एटम 10⁵ टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियन होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द एटम कितना होता है, तो 10⁻15 टाइम्स हैवियर देन होता है न्यूक्लियस से, 10⁻15 टाइम्स हैवी होता है। ओके आगे देखते हैं फोर्थ है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड में घूमता है, ठीक है ना। एक क्लोज ऑर्बिट, एक मतलब एक पर्टिकुलर मतलब एक डिटरमाइंड एक स्फेरिकल है ऑर्बिट, उसके अंदर वो चक्कर लगाते रहता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, न्यूक्लियस का, बहुत है हाई स्पीड में। तो दिस मॉडल इज सिमिलर टू दी सोलर सिस्टम। जैसे सोलर सिस्टम होता है हमारा एक, जैसे कि मान लीजिए एक बीच में सन है और हमारे सारे प्लानट ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन आर देयरफॉर जनरली रेफर्ड एज द प्लानेटरी इलेक्ट्रॉन। आगे देखते हैं कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना, न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। मतलब उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो बताया कि इस तरीके से प्रोटॉन का मतलब जो है डिस्कवरी हुआ है, ठीक है, जिसमें कि पॉजिटिवली चार्ज होता है न्यूक्लियस पे। आगे देखते हैं कि नेचर कैसा होता है ऑफ द लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इन 1856 जेम्स कार्ल Maxwell stated that the light, X-ray, Y-ray, and heat etc. emit energy continuously in the form of radiation or the wave, and the energy is called the radiant energy। मतलब radiant energy क्या होता है कि जितने भी हमारे एक्सरे होते हैं, गामा रे होते हैं,
ठीक है, ये सब क्या होते हैं, एक एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो उन एनर्जी को क्या बोलते हैं, रेडिएंट एनर्जी होते हैं, और ये मोस्टली क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। These waves are associated with the electric as well as magnetic field and are therefore called the electromagnetic wave, या फिर रेडिएशन बोलते हैं। तो वेवलेंथ हम पढ़ लेते हैं कि वेवलेंथ क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला क्रस्ट हो गया, ये नीचे वाला होता है ट्रफ, ऊपर वाला क्रस्ट नीचे ट्रफ। तो इन दोनों के कंजिक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन द क्रस्ट एंड ट्रफ, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैम्डा बोलते हैं, मतलब कि इसको वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ द लैम्डा क्या होता है, मीटर होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस से मेजर करते हैं। सीजीएस यूनिट पूछेगा, ठीक है, मतलब कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर होगा, और 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, ये पूछेगा। 1 माइक्रोन कितना होता है, तो 10⁻⁻6 मीटर, या 1 नैनोमीटर पूछेगा तो 10⁻⁻⁹, या फिर 1 पिकोमीटर पूछेगा तो 10⁻⁻12 मीटर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हम फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है। तो द नंबर ऑफ द वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कितना साइकिल पर यूनिट जो लैम्डा होता है, ठीक है, मतलब कितना आप पर यूनिट जो है आपका जो वेव है वो पास कर रहा है, ठीक है ना, एक सिंगल यूनिट टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें क्या होगा कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी को फिर समझते हैं, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया। फ्रीक्वेंसी जो होता है हमारा, उसको हम न्यू से डिनोट करते हैं। पहली बात आपको ये याद रखना है, न्यू से डिनोट करते हैं। और क्या होता है, ये साइकिल होता है, साइकिल कितना साइकिल लगाए कितना टाइम में, तो साइकिल पर यूनिट टाइम, मतलब कि मतलब देखिए कि जैसे कि आप फ्रीक्वेंसी क्या है कि आपको ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक आपको रिवॉल्व करवाना है, ठीक है, पास करवाना है। तो यहाँ से लेकर के और ये पूरा ये कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको हर्ट्ज में डिनोट करते हैं। तो 1 हर्ट्ज होता है 1 साइकिल पर सेकंड, ठीक है, मतलब एक साइकिल 1 हर्ट्ज मतलब होता है कि एक साइकिल लगाया 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग वेव नंबर क्या होता है। तो वेव नंबर वो मैंने बता दिया था गलती से, वो इस फ्रिक्वेंसी को, ठीक है। तो वेव नंबर क्या होता है कि जो वेवलेंथ का अपोजिट जस्ट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, द रिलेशन बिटवीन दी वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ, उसको क्या बोलते हैं, सी इज इक्वल टू लैम्डा न्यू होता है। क्या होता है, न्यू लैम्डा बोल दिया, लैम्डा। तो ये सी क्या होता है, ये इक्वेशन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि रिलेशन बताइए कि स्पीड ऑफ लाइट हो गया, तो सी स्पीड ऑफ लाइट है, म्यू हमारा फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या होता है हमारा वेवलेंथ होता है, ठीक है। और सी का जो वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो अब हम देख लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है, तो वो किस तरीके से, मतलब अकॉर्डिंग टू दियर फ्रीक्वेंसी वो कैसे बढ़ता है, ठीक है। तो तो देखिए, सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव की, ठीक है ना। रेडियो वेव की सबसे कम फ्रीक्वेंसी, अगर जो इस तरीके से आप चलेंगे तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, कि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी क्या होगी, वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कॉस्मिक, फिर गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे। तो इसको याद रखना है, ठीक है ना। पहले क्या होता है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी से हम बात करें तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ठीक है ना। उसके बाद विजिबल रे, ठीक है ना। विजिबल रे के बाद अल्ट्रावायलेट रे, एक्स रे और गामा रे, ठीक है। तो याद रखना है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रे और अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है, और एक्स रे और गामा रे। तो इसका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। जैसे पूछ लेता है कि बताइए किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इंफ्रारेड का है कि अल्ट्रावायलेट रे का है या विजिबल रे का, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ कि विजिबल रे का ज़्यादा होता है। तो ये चाहिए। और जो इंफ्रारेड होता है, ये जो वेव होता है हमारे रिमोट कंट्रोल जो होता है उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ द रेडिएशन, इन 1900 में मार्क्स प्लैंक थे जो कि पुट द फॉरवर्ड ऑफ द थ्योरी विच इज़ नोन एज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, इन्होंने बताया
ये इन्होंने ग्राफ दिया था, ठीक है। इसको समझते हैं कि जैसे कि हमारे पास ये कोई ये रे है, तो अब उन्होंने बताया कि जो अ, हमारा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, मैंने बताया ना रेडियो वेव कम, फिर माइक्रोवेव थोड़ा और ज़्यादा, ठीक है, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल रे, फिर अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे और कॉस्मिक रे। मतलब ये बढ़ते क्रम में आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। और उसी तरीके से जैसे आप याद रखो, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो आपका जो वेवलेंथ है वो कम होगा, जस्ट अपोजिट हो। तो सबसे कम वेवलेंथ की पूछेगा किसका है, तो कॉस्मिक रे का। क्यों? क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। ओके, जीमैन इफेक्ट पढ़ते हैं। तो जीमैन, व्हेन द स्पेक्ट्रल लाइन obtained from the atomic spectra are placed in the magnetic field, they are splitted into a number of fine line। इसको क्या बोलते हैं, जीमैन इफेक्ट होते हैं, ठीक है। मतलब जो भी स्पेक्ट्रल जो लाइंस होते हैं वो किससे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा से, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से जो निकल के और बहुत तरीके में फैल जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ये जीमैन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। स्टार्क इफेक्ट पढ़ते हैं। तो व्हेन द स्पेक्ट्रा लाइन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में से प्रोड्यूस करवा रहा है तो स्टार इफेक्ट, अगर जो मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस करवा रहा है तो मैग्नेटिक, तो जीमैन इफेक्ट, इसको याद रखना है, ठीक है। थॉमसन मॉडल देखते हैं। थॉमसन मॉडल का सिंपल सा है, प्लग पडिंग मॉडल, मतलब वाटर मेलन वाला जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। रदरफोर्ड ने बोला कि न्यूक्लियर थ्योरी के बेस था। बोर एटम का किसका है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ द एनर्जी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी किसका है, फोटोन एंड क्वांटा, ठीक है। इसके बेसिस से मतलब ये पूछते हैं कि किसका मॉडल किसके ऊपर बेस था, ठीक है। उसके बाद है सोमरफील्ड मॉडल, मतलब ऑर्बिटल, एलिप्टिकल और स्फेरिकल बेस पर होता है। डी ब्रोगली इक्वेशन, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कैसा ड्यूअल नेचर, उसके बेसिस पे डी ब्रोगली इक्वेशन निकल के आता है, ठीक है। हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो एग्जैक्ट पोजीशन एंड द मोमेंटम कैन नॉट बी डिटर, मतलब कि किसी भी उसका मतलब इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन और उसका मोमेंटम एक साथ हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वेव नेचर इलेक्ट्रॉन का कैसा होता है उसके बारे में बताया था। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं। व्हेन द रेडिएशन विद a certain minimum frequency strike the surface of a metal, the electron are ejected from the surface of the metal. This phenomena is called photoelectric effect. This electron emitted are called photoelectric, ठीक है। तो इसने ये बताया कि व्हेन द रेडिएशन विद ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक ऑन ए सरफेस ऑफ द मैटर, मतलब देखो अब क्या है, अब इसको इसको समझते हैं। जैसे कि ये है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास कोई सरफेस है मेटल का, ठीक है। अब इसमें क्या है, मेरे पास कोई भी रेज आ रहा है, ठीक है, तो रेज आएगा, ठीक। तो बोल रहे थे इलेक्ट्रॉन और इजेक्ट, तो इसमें से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एनर्जी आ रहा है, तो इसका जो ये क्या होगा, एनर्जाइज हो जाएगा ये मेटल। तो इससे जो एनर्जी निकल के बाहर निकलेगा, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और ये जो निकल के जा रहा है उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक। अब क्वांटम नंबर पढ़ते हैं। ओके, क्वांटम नंबर, तो द सेट ऑफ द फोर इंटीजर required to determine the location electron completely in the atom are called quantum number। मतलब कि इसमें इसने ये बताया कि देखिए कि जो हमारा क्वांटम नंबर होता है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को डिफाइंड करता है कि उसकी फिलिंग किस तरीके से की जाएगी और उसका शेप कैसा होगा। तो उसके बेसिस पर हमारे पास चार क्वांटम नंबर है, तो चारों को पढ़ेंगे। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये डिस्क्राइब करता है शेप कैसा होगा, साइज कैसा होगा, एनर्जी ऑफ द शेल कैसा होगा। टू द इलेक्ट्रॉन बिलोंग डिनोटेड बाई एन, एन से क्या जाता है, जैसे कि एन इजकल टू 1 2 3 4 इन्फिनिटी था, तो वैल्यू ऑफ एन 1 2 3 4। तो इसमें जो शेल का नाम होगा वो KLMNOPQ इस तरह के, मतलब कि बोल देगा अगर जो एग्जाम में कि M किसके लिए डिनोट किया गया, एम शेल, तो एम शेल N की जो वैल्यू है वहाँ पे 3 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। एजीमुथल क्वांटम नंबर डिटरमाइन द शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये भी बताता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड द नंबर ऑफ सब शेल इन द शेल, मतलब एक शेल के अंदर जैसे ये है तो इसके अंदर सब शेल होगा, तो इस तरीके से अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस तरीके से होती है, तो वो चीज़ इसमें बताया, ठीक है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द
एल एल से डिनोट करते हैं, लाई 0 टू n-1, मतलब कि अगर जो एल की वैल्यू 0 से होगी से लेकर के माइनस के n तक, तो इसमें 4 होते हैं, जैसे कि एस में कितना 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है ना। एस पी में 3 भराता है, एस 1 2 3 4, फिर उसी तरीके डी आता है, ठीक है, फिर इस तरीके से भरेगा, फिर एफ आएगा, तो उसी तरीके से बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये सब 11-12 अगर जो आप साइंस से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा पता होगा, ठीक है ना। इज ओके। उसके बाद एक इक्वेशन ये याद रखना है, ई इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, मतलब कि एनर्जी होता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को आप हटाएंगे तो फ्रीक्वेंसी पता है आपको एच वी होता है, जहाँ पे एच जो होता है प्लांक्स कांस्टेंट होता है, और आपको वी की वैल्यू पता है कि वी न्यू क्या, जिसे हमने पढ़ा था कि इक्वेशन सी इज इक्वल टू लेमडा न्यू, ठीक है। तो यहाँ से आप न्यू की वैल्यू निकालो, तो न्यू हो जाएगा हमारे पास सी अपॉन में लेमडा, तो वही यहाँ पे न्यू की वैल्यू पुट कर दिया सी अपॉन में लेमडा, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम, तो व्हेन द लाइट इज़ अलाउड टू पास थ्रू, जब कोई भी लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करवाता है तो वो 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट होते हैं, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो इसको याद करना होता है क्योंकि ये पूछता है एग्ज़ाम में कि बताइए कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ कौन से लाइट का होता है, तो जैसे आपको बताने की रेड का होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से, और सबसे कम किसका होगा, फ्रीक्वेंसी किसका ज़्यादा होगा। तो अब जैसे आप देखते हैं कि जो ट्रैफिक होता है वहाँ पे रेड लाइट यूज़ किया जाता है, क्यों? क्योंकि आप देखोगे कितना भी कोहरा कितना भी धुंध होगा लेकिन लाइट हमारा रेड दिख जाता है, क्यों? क्योंकि जो रेड लाइट होती है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसका जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा होगा, तो रेड लाइट का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है। तो विबग्योर एक मेथड होता है, ठीक है, तो उसी तरीके से आपको याद रखना है। अब क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ते हैं। इट डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ द सबशेल, द वैल्यू ऑफ m कैन हैव -l to l इंक्लूडिंग द जीरो, और m इज इक्वल टू 2l+1 होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो किस तरीके से फिलिंग करना है हमें शेल की, वो बताता है, ठीक है ना। उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, इट हैज़ एस इज इक्वल टू हाफ फॉर क्लॉकवाइज, और हाफ जो होता है माइनस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो 4 क्वांटम नंबर हमने पढ़ लिया। अब पॉली का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल पढ़ेंगे, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये बताता है कि फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर फॉर एनी 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नॉट बी आइडेंटिकल, ठीक है। मतलब ये बताता है कि जो भी हमारा पॉली एक्सक्लूजन बताता है कि जैसे कि जो क्वांटम नंबर होता है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, और वो आइडेंटिकल नहीं हो सकते, मतलब सेम नहीं हो सकते, इस फॉर्म नहीं हो सकते, ठीक है। तो वो हमें बताता है। अब हंट्स रूल पढ़ते, तो हंट्स रूल क्या बताता है कि फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल फर्स्ट टेक प्लेस सिंगल, ठीक है, उसके बाद पेयर में हमें लेना है, मतलब कि ये हमारे पास P है, ठीक है ना। अब PQ है, P4 है, तो उसको कैसे फिल करना है, जैसे ये है, ठीक है, इसको आप देखो, आप उसको मत देखो, जैसे ये, तो आपको पहले ये फिल होगा, ठीक है, फिर उसके बाद ये फिल होगा, और अगर जो आपको थर्ड फिल करना है तो ये नहीं कि आप इसमें फिल कर देंगे, नहीं, पहले आपको सिंगल ही फिल करना है। तो वो यही बताता है कि जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो पहले सिंगल फिल होंगे, उसके बाद वो डबल फिल होंगे, आए समझ में। तो इसमें वही बताया गया है कि जैसे देखो इसमें पहले सिंगल फिल हुआ, फिर इसमें सिंगल, ठीक है, उसके बाद आप एक में 2 देख रहे हो, ठीक है ना, फिर इसमें एक और आएगा, फिर मतलब पहले जो ऑर्बिटल है पहले सिंगल सिंगल फिल करो, उसके बाद आप डबल डबल करो, ठीक है। अब अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ेंगे। अब अफबाउ प्रिंसिपल का एक जर्मन वर्ड है मीनिंग बिल्डिंग अप, तो इसमें बताता है कि जो ओरिएंटेशन है, जो हमारा सीक्वेंस है ऑर्बिटल का, वो किस तरीके से होगा, वो बताया है कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। तो इंक्रीजिंग एनर्जी के बेसिस पे उन्होंने बताया कि जैसे कि पहले एस आएगा, ठीक है ना, 1s, इसको याद करना पड़ता है, ठीक है, वैसे तो एग्ज़ाम में इतना पूछेगा नहीं डीपली, 1s1 2s2, ठीक है ना, 2p 3p, तो ये सब
याद करना होता है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। किसका ट्रिक है, वैसे मुझे लगता नहीं है कि ये इतना डीपली पूछेगा, तो इसलिए इसको इतना ही हम रखते हैं, ठीक है ना। तो एस ऑर्बिटल, तो इसमें सिंगल होता है, तो इसमें क्या होता है, एक और दो, दो फिल होगा, ठीक है। पी ऑर्बिटल, तो पहले एक सिंगल सिंगल भरेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद डबल डबल, ऐसे, ठीक है ना। तो एस में याद रखना है कि 1 होता है, पी में 3 होता है, और डी में 5 होता है, और एफ में 7 होता है। इसमें ये सारे फिल हो जाएंगे। ओके, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया गया इसमें एटम का कैसा होता है, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1s1, इस तरीके से फिलिंग है। हीलियम के पास क्या है, दो है, लेकिन हमें पता है कि एस में 2 फिल कर सकते हैं, तो हम हीलियम तक फिल कर सकते हैं, तो 1s2 भी कर लेंगे। अब लिथियम है, तो लिथियम में तो पहले तो आपको एस में फिल करना होगा, 1s2, क्योंकि 2 फिल करना ही है आपको। और जो सेकेंड वाला एस होगा उसमें 2s, क्योंकि स्कूल वो कैसा होता है, मतलब ट्रिक है, मतलब स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। जैसे 1s1 है, ठीक है, फिर 1s2, फिर 2s2, फिर 2p1 है ना, फिर 3s2, इस तरीके से याद किया जाता है, तब आप फीलिंग कर पाओगे इसकी। अब हम पढ़ेंगे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट का। तो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है, तो मेंडलीफ को कहा जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो जो अरेंजमेंट किया गया था वो, ठीक है, जो मतलब अरेंजमेंट किया था मेंडलीफ ने, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ द नॉन एलिमेंट इन ए सर्टेन ग्रुप इन ए सच ए वे सो दैट एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी आर ग्रुप टुगेदर इज, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी जो है उनको एक साथ रख करके उन्होंने पीरियोडिक टेबल को बनाया था, ठीक है। तो थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो अभी बताया कि परसेंट में 118 जो है एलिमेंट है, ठीक है, जो जिसको हम जानते हैं, और 98 है जो कि नेचुरल अकरिंग है। अब देखिए, जीनियस ऑफ द पीरियोडिक, जेनेसिस ऑफ द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो अलग अलग जो लोग आए थे उन्होंने सिलेबाइजर है, ठीक है ना, तो उन्होंने क्लासीफाई द एलिमेंट इनटू द मेटल और नॉन मेटल बेसिस पे लगाया, ठीक है। और जो डोबेनाइडर है, तो वो डोबेनाइडर का ट्रिक उन्होंने यूज़ किया था, ठीक है। जैसे उन्होंने बताया था कि जैसे कि ट्राइड का मेथड है उनका, ठीक है, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो उन्होंने बोला था कि जो फर्स्ट है और थर्ड का जो एटॉमिक जो मीन है वो क्या होगा, दो, मतलब थर्ड वाले का मीन मास के बराबर होगा। जैसे लिथियम है, उसका एटॉमिक मास कितना है, 7 है, पोटेशियम का 39 है, तो इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग करोगे तो 46/2, तो यहाँ पे 23 आएगा। तो उन्होंने बताया कि जो 23 है वो सोडियम का निकल के आएगा। तो इसमें लिखा है फॉर वेरी लो मास और वेरी हाई मास एलिमेंट ट्राइड एंड, लेकिन इसमें एक एग्जेप्शन क्या है कि बहुत लो मास है, जिसका बहुत कम है या जिसका बहुत ज़्यादा मास है, उस पर ये ट्राइड जो है अप्लाई नहीं होता है, ठीक है ना, किसी किसी पे होता है, इसलिए इसका डोमिनाटर का जो ट्राइड है वो फेल हो गया था। उसके बाद आया न्यूलैंड का ऑक्टेव, तो ऑक्टेव क्या होगा, ये तो पहली बात याद रखना है कि कैल्शियम तक ही वैलिड होगा, ये एग्जाम में पूछा था। इसने बताया था कि जो octave are stated when the element are arranged in order to increasing atomic mass, every 8 एलिमेंट हैज़ प्रॉपर्टी सिमिलर टू द, उसने बोला कि आठवां जो एलिमेंट है उसका जो प्रॉपर्टी जो है, नौवां जो एलिमेंट आपका होगा, जो 9th वाला एलिमेंट होगा वो फर्स्ट वाले एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, बट ये भी सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड हुआ था, ठीक है। उसके बाद लोथर मेयर का जो एटॉमिक वॉल्यूम कर्व है वो देखते हैं, ठीक है। तो 1869 में लोथर मेयर प्लॉटेड ए ग्राफ बिटवीन द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट एंड देयर एटॉमिक मास एंड ही पॉइंटेड दैट द एलिमेंट विद द सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन ऑफ द कर्व के बारे में बताया गया। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, ठीक है। मेनली पीरियोडिक टेबल हो गया, ये बता दिया है मैंने। फिर भी हम देख लेते हैं कि इन्होंने जो अरेंजमेंट किया था वो एटॉमिक मास के बेसिस पे किया था। ये पूछता है कि मेंडलीव जो पीरियोडिक वो जो एलिमेंट लगाए थे वो कैसे, उनके प्रॉपर्टी किस बेसिस पे फॉर्म किए थे, तो वो एटॉमिक मासेस के बेसिस पे किए थे, ठीक है। अभी देखते हैं इन्हें पीरियोडिक टेबल हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड पीरियड, मतलब जो
हॉरिजॉन्टल लाइन है ऐसे, तो कितने 7 पीरियड है हमारे पास अभी, ठीक है, और 18 ग्रुप है, तो वो याद रखना है। ओके, डिफेक्ट इन दी मेंडलीव क्या था? मेंडलीव अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट वाज बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेसिस पे था, इसलिए सम एलिमेंट अपीयर टू बी आउट ऑफ द प्लेस, मतलब कुछ कुछ एलिमेंट को उसने हटा ही रखा था, ठीक है। अभी देखते हैं एग्जांपल के लिए, जो कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है इतना है, ठीक है, 58.9, प्रोसीड निकल विद द एटॉमिक मास इतना, लेकिन इसको हटा करके इसको रख दिया गया था, ठीक है। उसके बाद ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर पढ़ लेते हैं। एलिमेंट विच हैव केमिकली सिमिलर सच एज गोल्ड एंड प्लेटिनम हैव प्लेस इन दी सेपरेट ग्रुप, तो उसने बताया था कि जैसे केमिकली जो सिमिलर ग्रुप है उसको, जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, उनको एक अलग ग्रुप में, मतलब एक फिक्स उन्होंने एक अलग अलग एलिमेंट पे अलग अलग वो अपना जो फंक्शन है वो पुटअप कर रहे थे। कहीं वो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे कर रहे थे, लेकिन कहीं उनको लग रहा था कि इनका प्रॉपर्टी केमिकली सेम है, तो उनको अलग ग्रुप में कर दे, मतलब एक फिक्स एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं था उनके पास, ठीक है ना। उसके बाद उसने हाइड्रोजन को फिक्स किया ही नहीं था, इट वाज द कंसिडर ए ग्रुप, ठीक है ना, एज वेल एज इसमें 7th ए ग्रुप में, ठीक है, इन्होंने प्लेस किया था। इट फॉर्म पॉजिटिव आयन HCl एंड ऑल्सो निगेटिव आयन NH, तो कुछ एक फिक्स पोजिशन उन्होंने हाइड्रोजन का नहीं दिया था, इसीलिए फेल हो गया था, ठीक है। हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो होता है, तो वो किसने दिया? मोजले, ये आपको याद रखना है कि जो मॉडर्न दिया वो मोजले दिया। तो इन्होंने एटॉमिक नंबर के, अभी जो हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल, वो हमारा एटॉमिक नंबर के बेसिस पर है, ठीक है। ओके, तो 7 पीरियड होते हैं, 18 ग्रुप है, ये सब मैंने बता दिया आपको। उसमें हमारे जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने ब्लॉक है? SPDF, मतलब इस तरीके से हमारा अभी पीरियोडिक टेबल दिखाई देता है, ठीक है, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा S है, ठीक है, ये P है, ये D है, ठीक है, और नीचे जो दो और है वो F है, ठीक है, SPDF, ठीक है, इसको याद करना है। तो अब ये पूछा जाता है कि S ब्लॉक में क्या रहता है, तो एल्काली और एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, जो कि ग्रुप 1 और 2 में बिलोंग करता है। P ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, चाल्कोजेन, पिकोजेन, हेलोजेन इनर्ट गैस होता है, जो कि वो ग्रुप 13 और 18 से बिलोंग करता है। डी ग्रुप एलिमेंट की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, जो कि वो 3 से 12 के बीच में लाई करे, जो बीच वाला होता है। एफ ब्लॉक जो होता है वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, मतलब कि अल्काली एंड अल्कलानिक अर्थ मेटल, ठीक है। उसके बाद पी जो होता है वो क्या, हेलोजन इनर्ट गैस होते हैं। उसके बाद डी जो होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, और एफ वाले को इनर ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखना है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द रेयर अर्थ मेटल, द फर्स्ट रेयर अर्थ मेटल इज सीरियम, तो सीरियम याद रखना है, फर्स्ट रेयर अर्थ मेटल है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं ये द पेरियोडिक टेबल शोज 2 हॉरिजॉन्टल रो ईच कंटेनिंग 14 एलिमेंट है एट द बॉटम में, ठीक है। द फर्स्ट रो कंटेन 14 एलिमेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 टू 71 एंड कॉल्ड लेंथेनाइट सीरीज, मतलब 58 से लेकर 71 वाले जो है उसको लेंथेनाइट सीरीज बोलते हैं। एंड सेकेंड रो जो है, ठीक है, जो कि 14 एलिमेंट है उसमें 90 टू 103 उसको कॉल बोलते हैं एंथ्रासाइड, मतलब जो नीचे के जो है, तो 58 से लेके 71 है ये, और 90 से लेके 103 है। तो इसको क्या क्या नाम दिया गया? लेंथेनाइड और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स, ठीक है। पेरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं थोड़ा। पेरियोडिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक रेडिया, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, ठीक है। मतलब इसने बताया कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, जैसे ये है न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल, ठीक है ना, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसका जो न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल है, उसको हम डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस।
ओके, आगे देखते हैं हम। अब आयनिक रेडियस पढ़ते हैं, एक मिनट। Ionic radius, the effective distance from the center of the nucleus of the ion up to which it exerts its influence on the electron cloud is called the ionic radius. The size of the ionic radius and atomic radius are, तो ionic radius ज़्यादा होता है, उसके बाद atomic radius, उसके बाद cationic radius। तो ionic radius डिक्रीज होता है फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, ठीक है। तो पीरियड क्या होता है, 7 होते हैं, मतलब कि लेफ्ट से लेकर राइट तक अगर जो हम जाएंगे तो हमारा जो एटॉमिक रेडिया है वो डिक्रीज़ होगा, ठीक है, और इंक्रीज़ होगा अगर जो हम टॉप टू बॉटम जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछा जाता है कि जो एटॉमिक रेडिया है वो लेफ़्ट टू राइट कैसा होता है, तो लेफ़्ट टू राइट जैसे जाएंगे तो वो डिक्रीज़ होगा, ठीक है, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो आयनाइजेशन की एनर्जी क्या होता है कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जो कि उस एटम से वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे, तो कुछ एनर्जी की रिक्वायर्ड होगा, उस एनर्जी जो लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब ये भी पूछा जाता है कि आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पीरियोडिक टेबल पे कैसे अफेक्ट करता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। आयनिक रेडियस भी क्या होता है, आयनिक रेडियस के केस में डिक्रीज़ होता है, ठीक है, लेकिन आयनाइजेशन पोटेंशियल के केस में क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, ठीक है। और क्या होगा, टॉप टू बॉटम आओगे तो डिक्रीज होगा, मतलब उसका अपोजिट है जस्ट ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ, जब एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन आइसो, तो जब एनर्जी रिलीज होता है जब कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होता है उस गैसेस जो एटम होता है उसमें ऐड करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, मतलब कोई हमारे पास एटम है, ठीक है, उसमें कुछ एनर्जी हम जो ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, एडिशन, तो इसके बाद जो हमारे पास एक ओवरऑल फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास बन कर आएगा और प्लस उससे जो एनर्जी निकलेगी उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। सिंपल सी फॉर्म में मतलब कि जो एनर्जी रिलीज़ होती है, एनर्जी कब रिलीज़ होती है, जब कोई भी एडिशन हम करते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन में, जब कोई भी गैसेस एटम है उसमें हम कोई भी एक इलेक्ट्रॉन आप दोगे उसके पास, तो उसके पास क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी आएगी, ठीक है, तो वो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज़ होगा, ठीक है। और इसके आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या होता है कि उस गैसेस एटम में से एक एनर्जी निकालने में कितनी एनर्जी लग रही है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो दो बंदे वो दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो एक बंदे को मैं पकड़ के अगर जो दूसरे छुड़ा रहा हूँ, ठीक है, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हूँ, तो मैं जितने एनर्जी रिलीज़ कर रहा हूँ उसको बोलेंगे हम मतलब आयनाइजेशन एनर्जी। और जब एक बंदा और दूसरे बंदा को एक साथ भी हम जोड़ देंगे तो उसके पास ज़्यादा ताकत आ जाएगी, तो उसके बाद जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आई होप क्लियर होगा अब आपको, ठीक है। तो इसका भी सेम है, लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो बढ़ेगा और टॉप टू बॉटम जाओगे तो डिक्रीज़ होगा।